हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शैनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ सबसे पहले हम ऑयल प्राइसेस के ऊपर नज़र डालेंगे। ऑयल प्राइसेस जो है वो अपने एक स्टेडी स्टेट बेसिस पे कंटिन्यू होते हुए नज़र आए हैं। इसका मेजर रीज़न ये था कि जो यूएस की फ्यूल इन्वेंट्री है वहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को मिला और उसका इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर डॉलर इंडेक्स से काउंटर हुआ है। सो यूएस में जो डिस्टिलेट इन्वेंट्रीज है, तो वो डीजल एंड हीटिंग ऑयल की जो इन्वेंट्रीज है वो 2.8 मिलियन बैरल से डिक्लाइन हुई है एज कंपेयर टू द थ्री 3 लाख बैरल का जो एक्सपेक्टेशन था। वहीं क्रूड इन्वेंट्रीज की बात करें, टोटल क्रूड इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो 1.7 मिलियन बैरल से इन्वेंट्रीज बढ़ी है, सरपासिंग द एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ 5 लाख 12,000 बैरल्स। सो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है ऑन द काउंटर साइड, दैट हैज गेन मोमेंटम। तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, उसके वजह से जो क्रूड प्राइसेस है वो फॉरेन बायर्स के लिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो उस वजह से ये जो दोनों चीज़ें हुई है उससे एक स्टेडी स्टेट ऑयल प्राइसेस में देखने को मिला है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ग्लोबल डेट। ओईसीडी के अनुसार ग्लोबल डेट जो है, ग्लोबल गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेट की अगर हम बात करें तो दैट हैज सरपास्ड 100 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ। सो 2024 में ये नंबर जो है 100 ट्रिलियन डॉलर का क्रॉस हो चुका है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ से रेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो गवर्नमेंट जो है उनको स्पेंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जस्ट टू कीप द इकोनॉमीज रनिंग। उनको ग्रोथ मोमेंटम पुश करने के लिए सारी गवर्नमेंट्स को यहाँ पे मेजर स्पेंडिंग करने के प्लान्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में डिफेंस प्लान्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है एंड जर्मनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया है। काफ़ी सारे उनके प्लान्स यहाँ पे उन्होंने बताए गए हैं। तो इन सभी प्लान्स को फुलफिल करने के लिए डेट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ओईसीडी ने ये वार्निंग दी है कि जो राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है, ऑल्दो अगर हम इंटरेस्ट रेट्स के सिनेरियोज देखें तो वो काइंड ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, लेकिन अगर हम 3-4 साल पहले के कंपैरिजन में बात करें तो ऑन अ लॉन्गर या मीडियम टर्म के बेसिस पे ये जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऑन अ हायर साइड है अभी भी, डिस्पाइट द रेट कट्स दैट हैव रिसेंटली हैपेंड। सो हायर लेवल ऑफ डेट्स एंड हायर बोरोइंग कॉस्ट, तो इन ये दोनों ही चीज़ों ने जो ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको ऑन अ एलिवेटेड लेवल पे रखा है। एंड इन द लास्ट 20 ईयर्स अभी इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट देखा जाए तो इट इज़ एट इट्स पीक। ओईसीडी ने ये भी बताया है कि सिंस 2008 जो कंपनीज ने बोरोइंग्स ली है उसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वाज टू रीफाइनेंस द प्रीवियस दैट दे हैव बीन कैरिंग ऑन their बैलेंस शीट। सो इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग स्टेज पे रही है एंड मेजर डेट जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू के तरफ रूट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की अगर बात करें, सो जो इमर्जिंग कंट्रीज है उनके लिए बोरिंग जो है वो डॉलर में बोरिंग करना 4% के का कॉस्ट होता था इन 2020। दैट कॉस्ट हैज इंक्रीज टू 6% इन 2024। सो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फॉरेन करेंसी बोरोइंग भी अभी डिफिकल्ट होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग चाइना। सो चाइना ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको स्टेबल रखा है। यहाँ पे कोई रेट कट यहाँ पे लिया नहीं गया इन द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। सो उनका जो लोन प्राइम रेट है एलपीआर फॉर 1 ईयर, दैट हैज बीन स्टेबल एट 3.1%, whereas the 5 year LPR is at 3.6%। पीबीओसी ने यहाँ पे कहा है अपनी कमेंट्री में कि दे विल श्योरली कट इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूस बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, बट दे आर वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम। सो मेजर कंसर्न अगर हम देखें तो चाइना के सामने अभी सबसे बड़ा कंसर्न जो है दैट इज द युआन। सो युआन की प्राइसेस जो है एज कंपेयर टू यूएस, यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है बिकॉज यील्ड डिफरेंसेस अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इन बिटवीन यूएस एंड इन चाइना। सो जब तक कि युआन स्ट्रेंथन नहीं होता, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है वो भी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज आउट नहीं कर सकते एंड दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न दैट दे आर हैविंग। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा है, रेट कट यहाँ पे भी रुका हुआ है।
सो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 4.5% पे स्टेबल रखा है। और यहाँ पे जो कमेटी है, उन्होंने अपने अनाउंसमेंट्स में ये बताया कि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, सो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के वजह से टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ का जो थ्रेट चल रहा है, दैट हैज़ बीन अ बिगर कंसर्न। एंड इसी के चलते यूके में स्टैग्नेशन का कंसर्न दिखाई दे रहा है, बिकॉज ट्रेड्स पे यहाँ पे आगे जाके प्रेशर्स आ सकते हैं। सो स्टैग्नेशन बेसिकली मीन्स देर वुड बी नो ग्रोथ और देर कुड बी सम डिक्लाइन। एंड जब स्टैग्नेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कंसर्न्स भी सामने आते हैं। सो पीबीओसी ने ये कहा है कि ग्लोबल ट्रेड पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज जब तक कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज पे क्या डिसीजन रहेगा, क्या स्टांस रहेगा, वो नहीं समझ में आता है, तब तक कि ग्लोबल ट्रेड प्रेशर में रहेगा। एंड उसके साथ साथ यूएस की अगर हम सॉरी यूके की हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूके में भी अभी साइंस ऑफ वीकनेस दिख रही है, बिकॉज यूके की जनवरी के अगर हम नंबर्स देखें तो द इकोनॉमी हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.1%। एंड फेब्रुअरी का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, दैट हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.5% टू 0.75%। इन्फ्लेशन भी जो है यूके में ऑन अ हायर साइड है, जनवरी में 3% का इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है, वेरज थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 3.7% का इन्फ्लेशन नंबर यहाँ पे आया था। सो इन सब रीजंस के वजह से यूके में भी रेट कट साइकिल जो है वो अभी रुकी हुई है, एंड दे हैव मेंटेन्ड देयर पॉलिसी रेट्स एट 4.5%। मूविंग ऑन टू इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने 8 डिफेंस प्रपोजल्स को नोट दिया है, एंड दीज प्रपोजल्स आर वर्थ 54,000 करोड़। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्विजिशंस होने वाले हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री। अगर हम इंडियन आर्मी की पर्सपेक्टिव से बात करें तो दे विल बी प्रोक्योरिंग some engines for their T-90 tanks. So this will increase the battlefield mobility in high altitude areas. इसके साथ साथ इंडियन नेवी जो है, उन्होंने वरुण अस्त्र का ये जो टॉर्पीडो मिसाइल्स होती है, उनका ऑर्डर देने, उनको प्रोक्योर करने के लिए यहाँ पे एक अप्रूवल मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो ये जो वरुण अस्त्र है, दिस वाज इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब इंडिया में ही पूरा डेवलप हुआ है, एंड दिस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और जब कल ये न्यूज़ आई थी तो इसके बाद भारत डायनामिक्स का शेयर भी ऑलमोस्ट 4% से अप था। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक AEW&C एयरक्राफ्ट सिस्टम यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एक्वायर करने वाली है। सो दिस इज ऑल्सो बिगर अनाउंसमेंट फ्रॉम द डिफेंस साइड। MK इज सेइंग कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो अपना डाइवर्समेंट प्लान को पुश करेंगी इन FY26। सो ओवरऑल 47,000 करोड़ का डाइवर्समेंट टारगेट रखा गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। सो MK कहता है कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे IPOs और OFS यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं। LIC का IPO आया था रिसेंटली, इरेडा जो है उसका IPO आया था, ONGC, IRCTC, कोल इंडिया, ऐसे कंटिन्यूसली IPOs जो है वो आते रहे हैं, एंड OFS भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आया है। इसके साथ अभी आगे जाके अगर हम बात करें तो देर देर आर मेनी IPOs दैट कैन कम अप। सो भारत कुकिंग कोल, उसके साथ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट CMPDI, इसके साथ MNGL, ऐसे कई सारे IPOs यहाँ पे आगे आ सकते हैं। एंड ये FY26 में यहाँ पे हमें इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से डाइवेस्टमेंट्स का स्टेटस स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। दैट इज़ व्हाट द MK ग्रुप इज सेइंग। लेट्स मूव ऑन टू स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस की। बेन कैपिटल ने एक इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है, जहाँ पे वो लोग 18% स्टेक बाय करेंगे इन मनप्पुरम फाइनेंस, एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 4,835 करोड़ रुपीज फॉर दिस एक्विजिशन। सो प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट होगा, न्यू इक्विटी शेयर्स एंड वारंट्स यहाँ पे इशू किए जाएंगे एट अ प्राइस ऑफ 236 रुपीज़ पर शेयर। जो अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो जो कल जब क्लोज हुआ था स्टॉक, सो वहाँ पे 218 का प्राइस था, उसके अगेंस्ट 236 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पे सेट किया गया है। सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी करेंटली प्रमोटर्स जो है वो अराउंड 35.3% स्टेक होल्ड कर रहे हैं इन द कंपनी। दिस विल रिड्यूस टू 28
8.9% इन आफ्टर दिस एक्टिविटी हैज बीन कैरिड आउट। इसके साथ बेन कैपिटल would be required to issue to start an open offer. This is as per the SEBI rules. So 26% स्टेक का ओपन ऑफर यहाँ पे बेन कैपिटल को रखना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द ओपन ऑफर, बेन कैपिटल का जो स्टेक है वो इस कंपनी में 18 से 41.7% के बीच में रेंज कर सकता है। सो मिनिमम 18% तो कंपनी एक्वायर करने ही वाली है, एंड बेस्ड ऑन द ओपन ऑफर उनका जो स्टेक है ऑन पोस्ट ट्रांजैक्शन बेसिस वो बढ़ सकता है। सो बेन कैपिटल का जो फोकस रहेगा आफ्टर दिस एंट्री, सो दे वुड फोकस मोर ऑन एनहांसिंग देयर ग्रोथ, एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा कंपनी का कहना है। बेन कैपिटल की अगर हम बात करें तो दे हैव ऑलरेडी दे हैव हैड एन हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। उन्होंने एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स की थी, उन्होंने एल फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट की थी, एंड नाउ they are targeting Manappuram Finance. Hindalco has announced 45,000 crores of investment plan for their copper and aluminum segments. So मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करने वाली है उसके बाद कंपनी का जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है, प्राइमरी प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, वो 20,000 टन से बढ़ के 1.3 मिलियन टन्स पे जा सकता है। इसके साथ साथ द कंपनी इज ऑल्सो ऑन ट्रैक टू सरपास 1 मिलियन टन्स ऑफ refined copper production. The company is also trying to diversify into newer segments such as EV mobility, renewable energy and semiconductors. So EV mobility में कंपनी बैटरी मटेरियल्स के लिए कॉपर प्रोडक्ट्स बनाने की बात कर रही है। दे आर ऑल्सो गोइंग टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट कॉपर फॉइल फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये जो न्यू सेगमेंट्स है, न्यू थीम्स जो चल रही है, ईवी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सेमीकंडक्टर है, ऐसी सभी सेगमेंट्स में हिंडाल्को का यहाँ पे न्यू ग्रोथ पोटेंशियल वो यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज में सीख कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जोमेटो विच विल नाउ बी कॉल्ड एज इटर्नल लिमिटेड। सो कंपनी ने पहले ही बताया था दे वुड बी चेंजिंग their नेम टू इटर्नल लिमिटेड, एंड नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव अप्रूव्ड दिस नेम चेंज। सो विथ इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे, यानी कि 20 मार्च से ये कंपनी का नाम जो है अभी इटर्नल लिमिटेड हो चुका है। दिस नेम चेंज विल नॉट अफेक्ट द ब्रांड और द ऐप नेम। सो कंपनी का जो ब्रांड है जोमेटो वो कंटिन्यूड रहेगा, और जो कंपनी का फूड डिलीवरी ऐप है वो भी जोमेटो के नाम पे ही रहेगा। कंपनी ने कहा है कि जब से कंपनी ने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया तब से ही उनके दिमाग में था कि ये अपना जो कॉर्पोरेट नेम है वो चेंज करेंगे, एंड दे हैव बीन यूजिंग दिस नेम इंटरनली फॉर अ वाइल नाउ। सो कंपनी जो है अभी मल्टीपल ब्रांड्स ओन करती है। फूड डिलीवरी के लिए उनके पास जोमेटो है, क्विक कॉमर्स के अगर हम बात करें तो वहाँ पे ब्लिंकिट आता है, B2B फूड सप्लाई की बात करेंगे तो वहाँ हाइपर प्योर के नाम से कंपनी ऑपरेट करती है, एंड द रिसेंट डाइनिंग आउट एंड इवेंट्स की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट का ऐप यहाँ पे सबसे यहाँ पे इनका एक्टिव है। सो मल्टीपल ऐप्स यहाँ पे कंपनी के ऑलरेडी है, एंड दे विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज़, जस्ट कंपनी का नाम जो है वो इटर्नल लिमिटेड पे चेंज हो जाएगा। बजाज फाइनेंस की बात करेंगे, कुछ दिनों से मिस्टर राजीव जैन के रोल पे कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी, और अभी यहाँ पे कंपनी ने एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर ही दी है फाइनली। सो मिस्टर राजीव जैन जो काफ़ी सालों से इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे, तो उन्होंने उनका जो रोल है दैट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम नाउ। सो ही विल बी अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम 1st April 2025 onwards. So 3 years के लिए he will be vice chairman of Bajaj Finance. A company will be appointing Mr. Anup Kumar Saha as its new managing director for his tenure up to 31st March 2028. So next 3 years के लिए he'll be the managing director of the company. So Mr. Rajiv Jain की बात करेंगे तो इंडस्ट्री वेटरन है, we all know about him. It will not be an overestimation or a hyperbole to say that he was the eminent player in the success of Bajaj Finance. So 2007 से मिस्टर राजीव जैन बजाज फाइनेंस में थे, एंड 2015 से लेकर ही वॉज द MD ऑफ बजाज फाइनेंस। सो लगभग 10 साल लास्ट 10 years में जो कंपनी का जो ग्रोथ रहा है उसमें अगर कोई एक एक पर्टिकुलर पर्सन को ये ग्रोथ एट्रीब्यूट करे तो दैट वुड बी मिस्टर राजीव जैन।
मिस्टर अनूप कुमार साहा की बात करें तो ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद बजाज फाइनेंस सिंस 2017, तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स से वो इस कंपनी में ऑलरेडी है। एंड अगर हमका टोटल एक्सपीरियंस देखें तो इस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 32 इयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा को यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक नॉड मिला है फॉर द नियो एट्रिकॉन ड्रग। सो पिरामल क्रिटिकल केयर एंड एक आयरलैंड बेस्ड बीपीसीओ इस कंपनी का जो इन दोनों कंपनीज को यूके के एमएचआरए से अप्रूवल मिला है फॉर द नियो एट्रिकॉन, जो एक पीडियाट्रिक ड्रग है। सो बच्चों के लिए ये ड्रग होता है एंड दिस ट्रीट्स हाइपोटेंशन। सो नियो एट्रिकॉन इज डिजाइन टू ट्रीट हाइपोटेंशन इन नियोनेट्स, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। सो ये जो सेगमेंट है ये अभी तक के अनएक्सप्लोर्ड था एंड यहाँ पे एक नया अप्रूवल यहाँ पे कंपनी को मिला है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को भी यूएस एफडीए से एक ड्रग के लिए अप्रूवल मिला है। सो कल कंपनी ने अनाउंस किया था कि दे हैव रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द यूएस एफडीए फॉर द ओलापेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूएसपी 0.2%। सो ये जो ड्रग है इसका अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है। और अगर इस कंपनी के मार्केट की बात करें, सॉरी इस ड्रग की मार्केट की बात करें, सो दिस इज डूइंग अराउंड $51 million एनुअल रेवेन्यू। सो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। यूएस में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ग्लेनमार्क थेरापेटिक्स इंक के अंडर रहेगा एंड द विद दिस कंपनी इज ट्राइंग टू expand their OTC ophthalmic portfolio in the United States। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे रेगुलेटरी प्रेशर्स कंपनी को फेस करने पड़ रहे हैं एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज द स्क्रूटिनी ऑन दिस कंपनी। रिसेंटली जो डेटा आया है कंपनी का वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा एंड कंपनी के सेल्स डेटा में एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। वाहन पोर्टल के अनुसार कंपनी ने लास्ट मंथ में 8,600 व्हीकल्स सेल किए थे, वेराज कंपनी ने बताया कि दे आर claiming to have sold 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन फरवरी मंथ। सो इसका रीज़न कंपनी ने ये बताया था कि उनका जो रजिस्ट्रेशन पार्टनर है वहाँ पे कुछ रीनिगोशिएशंस चल रहे हैं। सो दोनों ही पार्टनर्स के साथ रीनिगोशिएशंस होने की वजह से दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि ये डिफरेंसेस जो है वो आ सकते हैं। सो इसके ऊपर भी जो एमएचआई है उन्होंने एक लेटर यहाँ पे कंपनी के लिए लिखने की बात चल रही है। सो दे विल बी सेंडिंग अ सेकेंड लेटर टू द कंपनी रिगार्डिंग रिक्वेस्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेल्स एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा। इसके साथ साथ कंपनी के जो स्टोर्स है 11 स्टोर्स इन पंजाब दे हैव बीन शट डाउन एंड मेनी स्टोर्स हैव बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के कई सारे स्टोर्स में कंपनी का यहाँ पे सर्चेस हो रही है इन एंड इंस्पेक्शंस हो रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग ओला की उनकी एक जो रजिस्ट्रेशन पार्टनर है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, मिसेस रोज मेल्टा डिजिटल सर्विसेज। सो उन्होंने कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग रेस की है। सो ये सारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे ओला के रिगार्डिंग आ रही है एंड इसके ऊपर एमएचआई भी अभी और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट कर रही है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन इन ओला इलेक्ट्रिक। सो ये कंपनी में अभी क्या क्या हो रहा है एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है एंड व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पे हमारे यूट्यूब और हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आप जाकर वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री। कल वायर्स एंड केबल्स के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। पॉलीकैब अराउंड 6% डाउन था, हैवेल्स अराउंड 4%, केआई इंडस्ट्रीज 13-14% डिक्लाइन देखने को मिला था एंड फिनोलेक्स केबल्स में अराउंड 5% का डिक्लाइन देखने को मिला था। व्हेन अदानी ग्रुप की जो एक कंपनी है उन्होंने एक फाइलिंग की जिसके वजह से यहाँ पे कंसर्न्स आए हैं कि अदानी इज फोरिंग इनटू द वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री। सो हुआ ये है कि अदानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी है, अदानी एंटरप्राइजेस की एक होली ओन सब्सिडियरी है कच कॉपर लिमिटेड। उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि दैट जॉइंट वेंचर विल बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मेटल प्रोडक्ट्स, वायर्स एंड केबल्स। सो अभी सिर्फ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस जेवी में हुआ है। सो अभी तक
कोई मटेरियल प्लान्स यहाँ पे अदानी ग्रुप के तरफ से आए नहीं हैं। लेकिन इस जो पेसिमिज्म है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज अल्ट्राटेक का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एंट्री यहाँ पे लास्ट मंथ में अनाउंस हुआ था। एंड नाउ अगेन यहाँ पे कंसर्न ये है कि अदानी ग्रुप भी शायद और फुरे कर सकता है, या फिर और भी दूसरे प्लेयर्स जो है वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। सो अगेन इंफ्रा इज ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे आरओसी लेवल्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी इंडस्ट्री है। एंड यहाँ पे कोई मेजर एंट्री बैरियर नहीं है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट लिवरेज योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एंड देर आर नो एंट्री बैरियर्स इन दिस इंडस्ट्री। हाउएवर अगर कोई भी न्यू प्लेयर आता है तो उनके लिए जेस्टेशन पीरियड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लग जाते हैं जस्ट टू कमर्शलाइज योर ऑपरेशंस। सो वायर्स एंड केबल्स के स्टॉक्स के ऊपर हमारे क्या व्यूज़ है इसके ऊपर भी हमने कल एक वीडियो रिलीज़ किया है। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदि इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।